नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक अल्पकालीन संतुलन के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है, AS बराबर C+S तथा AD बराबर C+I, इसलिए संतुलन वहाँ स्थापित होगा जहाँ C+S बराबर C+I या वहाँ स्थापित होता है जहाँ क्या होता है, S बराबर I, S ज़्यादा है I से, S कम है I से, उपरोक्त सभी। तो I और S कहाँ से आया पहले तो इसको जानेंगे। फिर संतुलन की स्थिति में क्या होता है, I और S के S ज़्यादा होता है तब क्या होता है और I ज़्यादा होता है तब क्या होता है। तो AS बराबर दिया गया है C+S, AS को Y भी कहा जाता है, और AD दिया गया है C+I। अब AS बराबर AD जब किया जाता है तो हो जाता है, AS का मान है C+S, तो C+S बराबर AD का मान कितना दिया गया है, AD का मान क्वेश्चन में दिया गया है C+I। तो अब C+S बराबर C+I, या इसको AS बराबर AD भी कह सकते हैं। तो C दोनों में कॉमन है तो इसलिए C कैंसिल हो जाएगा। तो S बराबर I, एक तो ये कंडीशन मिली। अब दूसरी कंडीशन ये मिल सकती है, S ज़्यादा है I से, और तीसरी कंडीशन ये मिल सकती है, S कम है I से। तो यह तीन स्थितियाँ पाई जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है, जब S बराबर I होता है, S बराबर जब I होता है तो इस स्थिति को कहते हैं, यह संतुलन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आय एवं रोजगार में संतुलन पाया जाता है। और जब S ज़्यादा होता है I से, तो ऐसी स्थिति में आय एवं रोजगार में कमी की स्थिति देखने को मिलती है, तथा जब S कम होता है I से, तो आय एवं रोजगार में वृद्धि देखने को मिलती है। S कम है I से मतलब हुआ कि वस्तु की मांग ज़्यादा है और निवेश कम है। तो मांग जब ज़्यादा होगी और निवेश कम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आय एवं रोजगार में कमी देखने को मिलेगी। और जब S कम है I ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या है, आय निवेश ज़्यादा हो रहा है और मांग कम हो रहा है। तो आय एवं रोजगार में जब निवेश ज़्यादा होगा तो आय एवं रोजगार में वृद्धि देखने को मिलती है। तो जब S और I बराबर होगा तो उस स्थिति में संतुलन की स्थिति देखने को मिलेगी। तो संतुलन पूछ रहा है वहाँ स्थापित होगा, संतुलन कहाँ स्थापित होगा, तो संतुलन वहाँ स्थापित होगा जहाँ S और I क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति पे संतुलन स्थापित होगा, और ऐसी कंडीशन जो दी गई है ए ऑप्शन में दी गई है, तो इसलिए एक का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, आय, उत्पादन तथा रोजगार के संतुलन स्तर को निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो अभी बताया कि AS बराबर AD भी लिख सकते हैं, या AS को लिखा जा सकता है C+S बराबर AD को लिखा जा सकता है। AD को क्या लिख सकते हैं, C+I। अब C दोनों में समान है तो C कैंसिल हो जाएगा, तो S बराबर I। तो चाहे इसको लिखिए और चाहे इसको लिखिए, दोनों को लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है, AS बराबर AD दृष्टिकोण और S बराबर I दृष्टिकोण। तो A तथा B दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का C। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, GDP निर्धारण का केंद्र दृष्टिकोण आधारित है, किस पे आधारित है, बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर,
अल्पकालीन विश्लेषण की मान्यता पर, एएस की पूर्णतया लोचदार होने की मान्यता पर, उपरोक्त सभी। तो केन्स का जो जीडीपी निर्धारण है वह बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, अल्पकालीन मान्यता पर तथा एएस के पूर्णतः लोचदार होने की मान्यता पर आधारित है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी सत्य हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? समग्र मांग में समावेश के कारण आय के संतुलन स्तर में वृद्धि होती है, में कमी होती है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो समग्र मांग में समावेश के कारण आय के संतुलन स्तर में वृद्धि होती है, ये सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो समग्र पूर्ति में केवल तब वृद्धि होगी जब अतिरिक्त क्षमता होती है, विद्यमान संसाधनों का अल्प प्रयोग होता है, विद्यमान संसाधनों का अधिक प्रयोग होता है। ए तथा बी दोनों सत्य हैं। तो यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो समग्र पूर्ति में केवल तब वृद्धि होती है जब अतिरिक्त क्षमता होती है और विद्यमान संसाधनों का अल्प प्रयोग होता है। तो ए तथा बी दोनों सही, डी ऑप्शन में दिया गया है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पादन में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है क्योंकि अधिक कुशल तकनीक प्रयोग की जाती है, तकनीक स्थिर रहती है, कम कुशल तकनीक प्रयोग की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो तकनीक स्थिर रहती है। रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पादन में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है क्योंकि तकनीक को स्थिर माना गया है। केन्ज ने उत्पादन के संतुलित स्तर की चर्चा की है स्वायत्त निवेश की धारणा का प्रयोग करके, प्रेरित निवेश की धारणा का प्रयोग करके, ए तथा बी दोनों का प्रयोग करके, और इनमें से कोई नहीं। तो केन्ज ने उत्पादन के संतुलित स्तर की चर्चा जो है स्वायत्त निवेश की अवधारणा का प्रयोग करके की है। केन्स द्वारा स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनको जान लेते हैं, स्वायत्त निवेश क्या है और प्रेरित निवेश क्या है। अगर निवेश सिद्धांत के सबसे पहले प्रयोग या प्रतिपादन की बात की जाए तो सबसे पहले जो है निवेश का प्रतिपादन या परिभाषित जो है, निवेश को परिभाषित सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। निवेश किसे कहते हैं? तो वह व्यय जिसमें वास्तविक पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? निवेश कहा जाता है। या कह सकते हैं उत्पादन गतिविधियों पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। ये वास्तविक निवेश होते हैं, मौद्रिक नहीं होते हैं। वह व्यय जिसमें भौतिक संपदा में वृद्धि होती है उसे भी निवेश कहा जाता है। निवेश प्रभावी मांग की एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। केन्स ने निवेश को 2 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। तो स्वायत्त निवेश के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर प्रेरित निवेश के बारे में जानेंगे। लेकिन निवेश का मुख्य सिद्धांत जो है वह स्वायत्त निवेश पर ही आधारित है। तो केन्स अपने सिद्धांत में स्वायत्त निवेश की व्याख्या करते हैं। तो वह निवेश जो आय की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। आय में परिवर्तन की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। तो यह एक्स अक्ष के समांतर होता है। आय में परिवर्तन से यह प्रभावित नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश कहते हैं। या कह सकते हैं वह निवेश जो आय से स्वतंत्र होता है उसे स्वायत्त निवेश कहा जाता है। आय चाहे बढ़े या घटे, निवेश हमेशा स्थिर रहेगा। यह हमेशा स्थिर है, जिस दर से हो रहा है उसी दर से होता रहेगा। आय चाहे 100 रुपये है, 100 रुपये ही रहेगी, निवेश जो है 100 रुपये ही रहेगा। और आय चाहे 0 हो तब भी निवेश 100 रुपये रहेगा। आय चाहे 50 हो तब भी 100 रुपये निवेश रहेगा। आय चाहे 100 हो तब भी 100 रुपये निवेश रहेगा। तो आय और निवेश, वह निवेश जो
आय से स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, स्वायत्त निवेश कहते हैं। स्वायत्त निवेश सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण पर होने वाला निवेश स्वायत्त निवेश की श्रेणी में आता है। इस निवेश का संबंध जो है वह सामाजिक कल्याण से होता है। कीन्स अपने सिद्धांत में प्रेरित निवेश की बात नहीं करते हैं। यही कारण है कि कीन्स के सिद्धांत में त्वरक की व्याख्या नहीं की गई है। कीन्स अपने सिद्धांत में निवेश की बात करते हैं और कीन्स जो निवेश की बात करते हैं उस निवेश को, कीन्स जो अपने सिद्धांत में गुणक की बात करते हैं उस गुणक को निवेश गुणक कहा गया है। अब अगर, तो यह हो गया स्वायत्त निवेश। अब अगर प्रेरित निवेश की बात की जाए तो वह निवेश जो आय के स्तर से प्रभावित होता है उसे प्रेरित निवेश कहते हैं। जो आय के स्तर से प्रभावित होता है उसे प्रेरित निवेश कहते हैं। आई फंक्शन ऑफ वाई है, तो आय 130 रुपये है तो निवेश क्या है, 150 रुपये है। आय 160 रुपये है तो निवेश 250। आय 200 रुपये तो निवेश 250। यह क्या है, आय के स्तर से प्रभावित होता है। प्रेरित निवेश हमेशा लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और आय के स्तर से प्रभावित होता है। आय बढ़ती है वैसे वैसे निवेश बढ़ता है। तो आय एवं निवेश में जो है, प्रेरित निवेश में धनात्मक संबंध की बात की गई है। तो इस प्रकार से यह जो है दो प्रकार के निवेशों की बात प्रोफेसर कीन्स द्वारा की गई है और कीन्स स्वायत्त निवेश पर ज़्यादा बल देते हैं। अपने सिद्धांत में स्वायत्त निवेश का ही प्रयोग कीन्स द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कीन्स ने उत्पादन के संतुलित स्तर की चर्चा की है तो यह स्वायत्त निवेश की अवधारणा का प्रयोग किया है, ये सही है। अगला, निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है क्या कहलाता है? तो अभी बताए हैं जो निवेश आय के स्तर से स्वतंत्र होता है उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं और जो निवेश आय के स्तर से, मतलब आय के स्तर से प्रभावित होता है उसे प्रेरित निवेश कहते हैं। स्वायत्त निवेश, जैसे आय हमारी 100 रुपये ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, और निवेश जो है 0, 100, 50 ऐसे हो जाएगा। तो आय के स्तर से जो निवेश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वायत्त निवेश कहा जाता है। तो 8 का सही आंसर ए है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, प्रत्याशित बचत से अभिप्राय है। किससे कहते हैं प्रत्याशित बचत? 1 वर्ष की अवधि के दौरान इच्छित बचत, 1 वर्ष की अवधि के दौरान नियोजित बचत, 1 वर्ष की अवधि के दौरान वास्तविक बचत। तो 1 वर्ष की अवधि के दौरान इच्छित बचत तथा 1 वर्ष की अवधि के दौरान नियोजित बचत जो है वह है प्रत्याशित बचत। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, गुणक। तो गुणक क्या है? गुणक किसे कहा गया है? तो गुणक बराबर हो जाता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। मतलब निवेश में परिवर्तन से आय में होने वाले परिवर्तन की दर को ही गुणक कहा जाता है। तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, यह किस ऑप्शन में दिया गया है? डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई बी ऑप्शन में दिया है, तो बी सही हो जाएगा। इसके अलावा गुणक को के संबंध के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। के बराबर हो जाता है 1/MPC और के बराबर 1/MPS। गुणक का मान MPC से 1/1 माइनस MPC हो जाएगा। गुणक का MPC से सीधा संबंध होता है और MPS से विपरीत संबंध होता है। गुणक का मान 0 से अनंत के बीच में होता है। तो इस प्रकार से 10 का सही आंसर डेल्टा वाई अपान डेल्टा सी है और डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई है। डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई बी ऑप्शन सही है। अगला MPC 0.9 है तो गुणक का मान होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। MPC दिया है
MPC कितना दिया है 0.9। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर 1/1 माइनस MPC। यह सूत्र लगाने पे 1/1 माइनस 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 जब घटाएंगे तो 1/0.1 हो जाएगा। तो यह 0 हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 10/1 हो जाएगा। तो इसका गुणक का मान 10 आ जाएगा। 10 दिया है ऑप्शन में किसी, तो 6, 9, 10, 12, तो 10 सी ऑप्शन में है। तो 11 का सही आंसर बी है, सी है। 11 का सही आंसर सी है। 10 आंसर आ गया। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, गुणक का अनुमान लगाया जाता है। तो गुणक का अनुमान 1/1 माइनस MPC से लगाया जाता है, 1/MPS से भी लगाया जाता है, और डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई से लगाया जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, गुणक का अनुमान लगाया जाता है, सूत्र पूछा गया है। तो ए गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि 1/1 माइनस MPS दिया है और MPS सीधा संबंध रखता है, विपरीत संबंध रखता है गुणक से, और MPC सीधा संबंध रखता है। तो बी सही है इसमें, हाँ बी ही सही है। 12 आंसर बी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, MPS दिया है, MPS कितना दिया है, 1/4 दिया है MPS। गुणक का मान पूछा गया है। तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 1/MPS। MPS दिया है MPS, तो MPS हो जाएगा। अब बराबर 1/4 हो गया। तो इसको जब हल करा जाएगा तो 1/1 का मतलब 1/4, तो भाग में हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ये। तो 1 गुणे 4/1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे, गुणा करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। इसका का मतलब हुआ 13 का सही आंसर 4। ए सही है, ए में 4 दिया था, किसी ने काट के कर दिया है, दोनों 5। 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, MPC बराबर 0 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। MPC बराबर 0 है तो ए गुणक बराबर के बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस MPC। तो बराबर हो जाएगा 1/MPC का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो 1 से जब 0 घटाएंगे तो 1/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर कितना दिया गया है, 1। 1 किस ऑप्शन में है, 1 ए में ही दिया गया है। 14 का सही आंसर ए हो जाएगा। 15, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो गुणक के मूल्य में होगी। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो के बराबर 1/1 माइनस MPC। तो MPC और के में सीधा संबंध होता है। अगर MPC बढ़ेगी, MPC अगर बढ़ रही है तो के भी बढ़ेगा, और अगर MPC घटेगा तो के भी घटेगा। तो क्या पूछा गया है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC में वृद्धि होती है तो गुणक के मूल्य में होगी। तो गुणक के मूल्य में वृद्धि होगी, क्योंकि MPC और गुणक में सीधा संबंध होता है। तो 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मान होगा। तो अब सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के मान में देख लेते हैं कैसा संबंध होता है। के और 1/MPS, यह सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात है। तो के और MPS में विपरीत संबंध होता है। अगर के बढ़ रहा है तो MPS घटेगा, अगर के बढ़ रहा है तो MPS घटेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य, तो गुणक का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन 16 का सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MPC बराबर MPS है तो गुणक का मूल्य होगा। तो MPC बराबर MPS है तो गुणक का मूल्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है। यह भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। MPC प्लस MPS बराबर है अगर, तो गुणक का मूल्य होगा। तो हम लोग जानते हैं कि MPC
प्लस एम पी एस बराबर होता है 1। एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर कितना होता है 1। एम तो यह कैसे बराबर हो जाएगा, जब एम पी सी 0.5 होगा और एम पी एस भी 0.5 होगा, तब यह 1 के बराबर हो जाएगा। अब के बराबर 1/एम पी एस कर दें, तो एम पी एस हम निकाले ही, पता ही चला 0.5 है, तो 1/0.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे, 0 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 17 में गुणक का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब कितना एम पी सी और एम पी एस बराबर होते हैं तो गुणक का मूल्य 2 होता है, ध्यान रखने वाली बात है। 17 का सही आंसर सी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, यदि समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। समस्त अतिरिक्त आय अतिरिक्त उपभोग में परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल्य जो है अनंत हो जाएगा। 18 का सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उचित शब्द का चयन कीजिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के इच्छित स्तर से है, समग्र मांग से या समग्र पूर्ति से। तो समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इच्छित स्तर से है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, समग्र पूर्ति एएस तथा समग्र मांग एडी के बीच समानता का अर्थ है, के बीच समानता का होना। तो समग्र पूर्ति एवं समग्र मांग के बीच समानता का अर्थ है एएस वाई या एएस एडी के वाई या एडी के बीच समानता का होना, वाई या एडी के बीच समानता का होना। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, जब एएस बराबर एडी उत्पादकों के वास्तविक स्टॉक उत्पादकों के वांछित स्टॉक होते हैं, कब होते हैं, के बराबर, के अधिक, के बराबर या से अधिक। तो जब एएस बराबर एडी होता है तो उत्पादकों के वांछित स्टॉक के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं। अगला अर्थव्यवस्था यथार्थ 4 नंबर है, यथार्थ निवेश से अभिप्राय 1 वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में निवेश से है, वास्तविक निवेश या नियोजित निवेश। तो यथार्थ निवेश से अभिप्राय 1 वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश से है, वास्तविक निवेश हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, केन्ज मांग की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संतुलन जीडीपी के सिद्धांत की चर्चा करता है। तो केन्ज जो है अभावी मांग की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संतुलन जीडीपी की बात करता है, तो इसमें अभावी हो जाएगा। 5 में अतिरिक्त निवेश के कारण आय का स्तर है, क्या है, अतिरिक्त निवेश के कारण आय का स्तर जो है वह बढ़ता है। जब अतिरिक्त निवेश होता है तो आय का स्तर बढ़ जाता है। गुणक, तो गुणक बराबर होता है 1/MP/S या 1/1 - MPC या डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। तो इसमें 1/1 - MPC दिया गया है, तो 7 का सही आंसर 1/1 - MPC है। अगला, गुणक की प्रक्रिया तब होती है जब निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो गुणक की प्रक्रिया अनुकूल तब होती है जब निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो निवेश गुणक प्रक्रिया गुणक की प्रक्रिया अनुकूल तब होती है, तो इसका आंसर सही अनुकूल हो जाएगा। अगला, गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति की है। तो गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति का MPS का, तो गुणक MPS का जो है विपरीत होता है और
MPC का सीधा होता है। तो यहाँ विपरीत हो जाएगा, व्युत्क्रम व्युत्क्रम हो जाएगा। अगला 10 नंबर, जब बचत का स्तर 300 की वृद्धि होती है और आय में ₹900 की वृद्धि होती है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? तो इस स्थिति में गुणक का मूल्य 3 हो जाएगा। अगला सत्य एवं असत्य की पहचान करना है। तो इसमें जब Y ज़्यादा हो AD से तो उत्पादकों के स्टॉक जब Y ज़्यादा हो AD से तो उत्पादक वस्तुओं के अत्यधिक स्टॉक के कारण हानि उठाएंगे। तो उत्पादक अत्यधिक वस्तुओं के कारण हानि उठाएंगे, सही है। जब क्या हो, Y ज़्यादा हो और AD मांग कम हो, मतलब निवेश सप्लाई ज़्यादा हो, Y को AS भी कहा जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो वस्तुओं के अत्यधिक स्टॉक से हानि ही हाँ उठाएंगे, ठीक है, सही है यह। अगला 2 नंबर है, संतुलित GDP के संदर्भ में इच्छित निवेश व्यय को स्वायत्त मान लिया गया है। यह भी सही है। 45 अंश रेखा यह व्यक्त करती है कि AS तथा GDP एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसको आरेख की सहायता से समझ सकते हैं। 45 अंश रेखा व्यक्त करती है कि AS तथा GDP एक दूसरे के समांतर हैं। तो 45 अंश रेखा, यह रेखा Y बराबर AS है, 45 अंश रेखा है, और यह AD एग्रीगेट डिमांड है जो K से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि मांग कुछ ना कुछ व्यक्त करता ही है, आय चाहे 0 हो या कुछ भी हो। और ये K है, ये L है, ये E है संतुलन बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या है, बता रहा है 45 अंश वह व्यक्त करती है कि AS तथा GDP एक दूसरे के समरूप हैं। तो Y और AS, हाँ ठीक है, सत्य है, यह भी 3 नंबर भी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, यदि बचत निवेश से कम है तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बचत के माध्यम से व्यय में कमी निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि से कम होती है। यह भी सही है। खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है। तो खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में C + I + G + X - M शामिल होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ संबंध होता है। तो यह हो जाएगा गलत, 5 है गलत। अगला 6 नंबर, यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मूल्य 2 होगा। तो इसको हल करना पड़ेगा। MPC दिया है, MPC 0.5, तो 1/1 - MPC, तो 1/1 - 0.5, तो 1/0.5, 0 हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 × 2, 2 × 5 = 6 = 10, तो 5, तो गुणक का मान तो 5 आ रहा है। तो 6 क्या है, 6 हो जाएगा 10/5। तो 5 को जब 5 से जब 10 को भाग करेंगे तो 2 आंसर आएगा भाई। इसको फिर से समझ लेते हैं। MPC कितना दिया गया है, 1/1 - MPC, तो 1/1 - 0.5 दिया गया है क्वेश्चन में। तो 1/0.5 हो जाएगा, 10 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 × 5 = 10, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 6 सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, अधिक MPC के कारण निवेश गुणक का मूल्य अधिक होता है। अधिक MPC के कारण निवेश गुणक का मूल्य अधिक होता है, सही है। 8 नंबर, जब निवेश गुणक 1 है तो MPC उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य भी 1 के बराबर होगा। जब निवेश गुणक 1 है तो MPC उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य भी 1 के बराबर होगा, कोई ज़रूरी नहीं, गलत है 8। अगला 9 नंबर, स्वायत्त निवेश वक्र X अक्ष से शुरू होता हुआ एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा होता है। तो स्वायत्त निवेश
एक्स अक्ष से, स्वायत्त निवेश एक्स अक्ष से कहाँ शुरू होता है? स्वायत्त निवेश एक्स अक्ष से थोड़ा सा ऊपर शुरू होता है। स्वायत्त निवेश जो है आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, और जो सरकार द्वारा निवेश गरीबी कुपोषण आदि को कम करने के लिए किया जाता है उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। और आय जीरो से थोड़ा ऊपर या के बिंदु से मान लेते हैं स्वायत्त निवेश जो है शुरुआत होता है। तो यह हो जाएगा 9 नंबर, गलत हो जाएगा, गलत है ही। अगला 10 गुणक की प्रतिक्रिया, गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया की अवस्था में आय के संतुलन स्तर में कमी होती है। गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया की अवस्था में आय के संतुलन स्तर में कमी होती है। गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया की अवस्था में आय के संतुलन स्तर में कमी होती है, सही है। अब इसमें क्या है, सही युग्म का चयन करना है। तो सही इसमें युग्म कौन सा है इसको देखते हैं। तो इसमें जब सब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड, इसमें ए का मिलान है। कुछ वस्तुएं बिना बिकी रह जाती हैं, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो काहे बिना बिकी रह जाएंगी। सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज़्यादा है तो सब बिक जाएंगी। तो यह तो गलत हो जाएगा, या नहीं सही है, ये तो सही नहीं है। और बी में क्या है, संतुलन जीडीपी प्रत्याशित बचत बराबर प्रत्याशित निवेश। तो संतुलन जीडीपी प्रत्याशित बचत बराबर प्रत्याशित निवेश, यही सही है। और पूर्णतया लोचदार एएस अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता का ना होना, लोचदार एएस अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता का होना अगर होता तो सही हो जाता, तो यह भी गलत है। और गुणक बराबर, तो गुणक बराबर एक बटे, तो गुणक का डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, एक तो ये होता है, दूसरा होता है डेल्टा डेल्टा नहीं, के बराबर एक बटे एम पी एस, और एक होता है के बराबर एक बटे एक माइनस एम पी सी। तो एम एक बटे एक माइनस एम पी एस दिया है, अगर सी दिया होता तो सही हो जाता, तो यह भी गलत है, तो बी सही है सिर्फ। अब अगला क्या है, अगला कॉलम फर्स्ट से संबंधित मदों के साथ मिलान करके कॉलम सेकंड में दिए गए विकल्पों के सही क्रम को पहचानें। प्रत्याशित बचत गुणक समग्र पूर्ति एक बटे एम पी सी दिया गया है, तो एक बटे एक माइनस एम पी सी, तो एक बटे एक माइनस 0.8, तो एक बटे 0.2, तो ये हो जाएगा 5। यह मिलान हो जाएगा, डी का जो मिलेगा वह मिलेगा 3 से, डी गुणक का मान हो जाएगा 5। तो डी का 3 से किस में मिला है, सी में है, बी में है और डी में है, ए तो गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, गुणक बराबर क्या होता है, तो गुणक बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई होता है। तो गुणक बराबर, तो बी का मिलान हो जाएगा बी से, बी का मिलान, ए तो गलत ही था, बी का मिलान बी से, सी भी गलत हो गया, बी का मिलान बी से, बी सही है, ये इसमें 4 दिया गया है, हाँ तो बी सही हो जाएगा। और प्रत्याशित बचत अब क्या हो जाएगा, प्रत्याशित बचत जो है वह इच्छित बचत हो जाएगा। और समग्र पूर्ति दिया गया है, तो समग्र पूर्ति क्या हो जाएगा, समग्र पूर्ति हो जाएगा नियोजित उत्पादन। तो इस प्रकार से बी सही हो जाएगा।